Jai Hind student, welcome again in second chapter of the democracy. स्टूडेंट आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फीचर्स दैट मीन्स उसमें क्या क्वालिटी हैं, क्या विशेषताएं हैं, डेमोक्रेसी को हमने अपने यहाँ पे क्यों अडॉप्ट किया. आज आपको इसके बारे में पता चलेगा. तो चलो ये स्टार्ट करते हैं. इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल. इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिन व्यक्ति को आपने चूज़ किया है अपने वोट से या अपने डिसीज़न से आपने उनको चूज़ किया, उनको आपने क्या पावर दे दी है कि वो आपके लिए डिसीज़न लें. यानी कि उनको पावर में आपने रखा है कि वो आपके लिए डिसीज़न लें या आपके लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो. तो इसमें लिखा है इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, कि कोई भी डिसीज़न, ठीक है, उनके पास किसी भी डिसीजन लेने की पावर है. मस्ट रेस्ट विद दोज, कौन लोग, जिन लोगों ने उनको चूज़ किया है. ठीक है. सेकंड आता है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड अ फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ अ लॉसिंग. अब देखिए, हर किसी को, एक तो इसमें जो भी आपने डेमोक्रेटिक में जिस लोगों को भी आपने चूज़ किया है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू आपने उनको चूज़ किया है. सेकेंड थिंग कि वेयर दोज करेंटली इन अ पावर, जो इस टाइम पे करेंटली यानी कि जो इस टाइम पे पावर में है, फेयर चांस ऑफ अ लूजिंग, कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो आप उनको सेकेंड चांस देंगे, अगर वो आपका काम सही नहीं करते हैं तो आप उनको, अगर वो सही काम नहीं करते हैं तो आप उनको हटा भी सकते हैं. ठीक है, या आप उनकी जगह पे किसी दूसरे को भी चांस दे सकते हैं. थर्ड पॉइंट, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. इन डेमोक्रेसी में देखो, मैंने कल भी आपको एक बात बोली थी एक वीडियो में कि ईच एडल्ट सिटीजन, जितने भी 18 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों को एक वोट देने का अधिकार होगा और हर व्यक्ति की वो वोट का इक्वल वैल्यू होगा. वन वोट, वन पर्सन, वन वैल्यू. ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट. अब देखिए, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन अ लिमिट्स, ये नहीं है कि जो आपने गवर्नमेंट को चूज़ कर दिया वो उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाएंगी. ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा. नो, उस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दी गई है वो उन पावर को ही यूज़ कर सकता है. ये नहीं है कि अपनी तरफ से जो भी उसका मन करे वो उस गवर्नमेंट वो काम को कर सकती है. नो, वो सिर्फ और सिर्फ वही काम करेगी जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब की हुई है. ओके, और सिटीजन्स के राइट्स को, सबसे पहले सिटीजन्स के राइट को ध्यान में रखेगी. कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी, कोई ऐसा काम नहीं करेगी गवर्नमेंट जो सिटीजन्स के राइट के अगेंस्ट हो. इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट. The opposition parties are allowed to function freely before and after the election. देखिए, the opposition parties are allowed, जो अपोजिशन यानी कि अपोजिशन एक तो रूलिंग पार्टी होती है. हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं जो विनिंग पार्टी होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रूलिंग पार्टी. और जो पार्टी डिफीट हो जाती है, जो उसके सामने होती है, जो हार जाती है, उस पार्टी को हम अपोजिशन में आ जाती है. तो उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द अपोजिशन पार्टी आर अलाउड टू फंक्शंस फ्रीली. जो अपोजिशन पार्टी है वो भी फ्रीली फंक्शंस कर सकती है बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी. ठीक है, क्योंकि बिना अपोजिशन के रूलिंग पार्टी पे कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कि रूलिंग पार्टी को कोई देखने वाला नहीं होगा. देखो, आप और हम लोग घर पे हैं तो हमें प्रॉपर क्या पता कि पार्टी क्या कर रही है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या कोई सी पार्टी हो. तो सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी सत्ता को जमाए रखने के लिए अपोजिशन पार्टी भी पूरा रोल प्ले करती है. अगर रूलिंग पार्टी अच्छा काम नहीं करती है या कहीं पे कोई करप्शन क्रिएट करती है, कहीं कोई घोटाला होता है, तो उसको वो पीपल के सामने लेके आती है. तो ये रोल होता है अपोजिशन का. नाउ कम टू द सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट. द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
आर बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट मीन्स जो आपके मूल सिद्धांत हैं उनसे अलग हटके काम नहीं करेगी और पॉलिटिकल इक्वालिटी को सबसे पहले ध्यान में रखेगी। ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो कहीं पे रिच एंड पुअर या कहीं पे किसी को जस्टिस मिल रहा है किसी को अनजस्टिस मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लियर होंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेरिट्स की बात अगर हम करें तो मेरिट्स का मतलब क्या होता है, उसके गुण। डेमोक्रेसी में ऐसी कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहले अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहली बात है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अदर गवर्नमेंट से, अगर हम बात करें अदर गवर्नमेंट मतलब नॉन डेमोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप, उन वाली गवर्नमेंट से हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम उससे बात करें तो उससे बेटर गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल यहाँ पर क्या मतलब है, जवाबदेही। कि ये जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है वो मोर अकाउंटेबल होती है, यानी कि अगर वो कोई भी कानून बना रही है या कोई भी एक्ट कर रही है तो वो पीपल को अकाउंटेबल है, उनको जवाब देने के लिए अकाउंटेबल है कि हमने ये काम क्यों किया। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में वो क्वालिटी यानी कि जो डिसीजंस वो लेते हैं हम लोगों के लिए, उन डिसीजन को इम्प्रूव, अगर कोई डिसीजन सही नहीं लिया गया तो उसको इम्प्रूव भी करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी ऐसा मेथड हमें प्रोवाइड कराती है जिसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है या कोई डिफरेंसेस आते हैं तो उन डिफरेंसेस को डील करती है। ठीक है, उन डिफरेंसेस को दूर करने की कोशिश करिए। इट इज़ द सुटेबल एंड कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, ये इंडिया में सुटेबल क्यों है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट मीन्स स्टेट्स। ठीक है, तो मोस्टली कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए, तो वो किसके फॉर्म से, किसके फॉर्मेट से हम उसको दूर करते हैं, वो डेमोक्रेसी के फॉर्मेट से हम उसको दूर करते हैं। तो इंडिया हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बोला कि इंडिया एक कैसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, संघों का राज्य है। ठीक है, यहाँ पर हर किसी की लैंग्वेज अलग है, हर स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ की लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चर्स अलग है, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी इंडिया एक यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड इट पॉसिबल टू कीप यूनिटी इन अ डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी से ही इंडिया में हमें क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्योंकि देखो, अगर हम लोग आसाम में रहते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, अगर उड़ीसा में रहते हैं तो उड़ीसा की लैंग्वेज अलग होगी, वहाँ का कल्चर अलग होगा, वहाँ का ट्रेडिशन अलग होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट में लोग रहने के बावजूद, डिफरेंट कल्चर को अडॉप्ट करने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहती है, डेमोक्रेसी कहती है कि आप हर व्यक्ति को लेकर साथ में चले, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो, चाहे उसकी कम्युनिटी कुछ भी हो। ठीक है, तो इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज द परमानेंट विनर और अ लूजर। डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा फंडा है कि ना तो यहाँ पे कोई परमानेंट विनर है और ना ही कोई परमानेंट लूज़र है। दैट मीन्स कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको दोबारा भी चांस दिया जा सकता है, अगर कोई अच्छा काम नहीं करता तो उसकी सरकार को गिराया भी जा सकता है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही है। तो इसलिए हर कोई अपना, जो भी गवर्नमेंट आती है डेमोक्रेसी के थ्रू, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स और हैं इसमें, उसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज अ बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। डेमोक्रेसी दूसरी गवर्नमेंट से और ज़्यादा बेटर क्यों है, क्योंकि अगर इससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये नहीं है कि नहीं, अगर जो मैंने एक बार डिसीजन ले लिया है मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपने डिसीजंस को चेंज भी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। सबसे मेन बात और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर कि डेमोक्रेसी
डिग्निटी ऑफ सिटीजन इनहांस, इसके अंदर जो समाहित है वो हर व्यक्ति की डिग्निटी, उसके सम्मान को मेंटेन करके रखती है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्योंकि डेमोक्रेसी बेस्ड ही किस पे है, डेमोक्रेसी बेस्ड ही पॉलिटिकल और एक पॉलिटिकल इक्वालिटी। और इक्वालिटी क्या कहती है कि सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराना। ऑन रिकॉग्नाइज दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। तो देखिए गवर्नमेंट क्या है, जैसे हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराती है ताकि हम भी सोसाइटी में इक्वल स्टेटस गेन कर सकें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करती है, ठीक है। तो ये किस लिए करती है, ताकि डिग्निटी ऑफ सिटीजन सोसाइटी में मेंटेन रह सके। ओके, अब डीमेरिट्स और ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी। अब स्टूडेंट्स एक बात और देखिए कि अगर किसी चीज़ में कोई अच्छाई होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां भी होती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ ड्रॉबैक डेमोक्रेसी, कि इसमें ऐसी कौन सी कमियां हैं, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि पूरा 100% बिल्कुल डेमोक्रेसी बिल्कुल सही है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी भी ज़रूर होती है। तो अब हम बात करेंगे डिमेरिट्स और ड्रॉबैक ऑफ द डेमोक्रेसी। सबसे पहले लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड टू द इनस्टेबिलिटी। सबसे पहली बात है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर्स आफ्टर 5 ईयर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता है, ठीक है, सबसे पहली बात। सेकंड, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी एक कैसी है कि भाई हर कोई चाहता है कि वो सत्ता में बना रहे, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल कंपटीशन होता रहता है, जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो वो आपस में पॉलिटिकल कंपटीशन करती हैं इलेक्शन के टाइम पे। एंड पावर प्ले, और अपनी पावर का क्या करती हैं, अपनी पावर को यूज़ करती हैं। और देयर इज़ नो स्पेस फॉर मोरालिटी, जिसकी वजह से उनके जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनके माइंड में मोरालिटी के लिए कोई स्पेस ही नहीं होता, कि वो ये तक भूल जाते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। सिर्फ और सिर्फ उनको एक चीज़ ध्यान रहती है कि हमें किस तरीके से पावर गेन करनी है, किस तरीके से सत्ता में बने रहना है, ठीक है। अब थर्ड आता है सॉरी, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इलेक्टेड जो लीडर होते हैं वो ये नहीं देखते हैं यहाँ पर कि पीपल के लिए क्या बेटर है, वो ये देखते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है, हम कौन सी, वो इसके लिए रिलीजियस दंगे भी कराते रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक दंगे कराते रहते हैं, ठीक है। कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया, कहीं पे कुछ इस तरीके की। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके का गेम प्ले भी करती हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन के नाम पर वो करप्शन भी क्रिएट करती है। करप्शन कैसे, कि अब जैसे इलेक्शन, अभी हमारे जिला पंचायत के इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, जिला पंचायत के और ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हुए, तो उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट मतलब जो लोग इलेक्शन में खड़े हुए थे, जो कैंडिडेट्स थे, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि हमें थोड़ा सा लालच दे दिया किसी चीज़ का, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बेटर कैंडिडेट है, हमें तो इसको वोट देना है। तो इस तरीके से करप्शन क्रिएट किया उन्होंने, ठीक है। कहीं पे अगर किसी को कुछ काम कराना होता है तो हमें ये पता है कि अगर हमने कुछ गलत काम किया है तो हम इसको थोड़े बहुत पैसे देंगे तो हम छूट जाएंगे। तो ये करप्शन कहाँ से क्रिएट हुआ, हमें इस करप्शन को अवॉइड करना है। तो ये करप्शन जो जनरेट हुआ है, ये करप्शन कहाँ से जनरेट होता है, जो डेमोक्रेसी में कैंडिडेट्स होते हैं, जो पावर प्ले करते हैं, उन लोगों के थ्रू। लास्ट, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ अ गुड फॉर दैम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब ऑर्डिनरी पीपल डोंट, उनको पता ही नहीं कि भाई क्या करना चाहिए और क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो इस चीज़ में उनके पास जब कोई बेटर चॉइस नहीं होती कैंडिडेट को चूज़ करने की, तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो भी उनके सामने ऑप्शन होता है वो उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में आज इसके बारे में डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है।
आई होप आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको समझ में आई होंगी, आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आई होंगी। थैंक यू।